गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेसर के बारे में। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप्स जो कंप्रेसर है उसके बारे में सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो था सिंगल सिलेंडर के बारे में। ओके, देन डबल एक्टिंग कंप्रेसर के बारे में बात किया था। ओके, देन मल्टी, अभी आज का हमारा टॉपिक है मल्टी स्टेज कंप्रेसर के बारे में। ओके, तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर है क्या? ओके, ये सबसे पहले पिस्टन टाइप कंप्रेसर है, मल्टी स्टेज कंप्रेसर। ओके, तो एज द प्रेशर ऑफ द एयर इज इंक्रीज इट्स टेम्परेचर राइज। ओके, अगर समझो एयर का प्रेशर यहाँ पे कंप्रेसर में क्या होता है कि एयर का प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एयर का प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर उसका बढ़ता है। ठीक है, तो इट इज एसेंशियल टू रिड्यूस एयर टेम्परेचर टू अवॉइड डैमेज ऑफ कंप्रेसर। ओके, तो वो इतना जरूरी होता है कि अगर जैसे जैसे कंप्रेसर बढ़ता है, कंप्रेस एयर बढ़ती है, वैसे वैसे एयर का टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है उसको उसको कम करने के लिए, वो टेम्परेचर को कम करने के लिए क्योंकि टेम्परेचर कम करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि टेम्परेचर के कारण कंप्रेसर में डैमेज हो सकता है। ओके, तो क्या होता है, इट इज एसेंशियल टू रिड्यूस द एयर टेम्परेचर टू अवॉइड डैमेज ऑफ कंप्रेसर एंड अदर मैकेनिकल एलिमेंट्स। ओके, तो समझो कि उसके डैमेज को कम करने के लिए यहाँ पे समझो कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर का इन्वेंशन हुआ है। ठीक है, तो समझो कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो ये है नंबर 1 और 2 जो है वो है आउटलेट वाल है। ओके, यहाँ पे मल्टी स्टेज कंप्रेसर है, तो यानी ये स्टेज नंबर 1, एक पिस्टन नंबर 1 है ये। ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन नंबर 2 है। यहाँ पे दो पिस्टन रखे हुए हैं, दो पिस्टन दिए हुए हैं। ठीक है, देन समझो कि यहाँ पे ये है इनलेट वाल। ओके, ये हमारे इनलेट वाल है। इनलेट वाल में क्या होगा, वहां से हमारी जो एयर है वो अंदर आएगी। ठीक है, और देन ये है हमारा इंटरकूलर। ओके, और देन ये कनेक्टिंग रोड। ओके, ये फर्स्ट स्टेज लो प्रेशर एंड सेकंड स्टेज वो है हाई प्रेशर। ओके, तो यानी दो स्टेज में यहाँ पे कंप्रेशन होने वाला है। ओके, द मल्टी स्टेज कंप्रेसर विद द इंटरकूलर as shown in figure and it is used to reduce the temperature of the compressed air during the compression stage. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टी स्टेज होता है तो क्या होता है कि दो स्टेज में कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से इनलेट एयर हमारी यहाँ पे अंदर आएगी। तो हम लोग थोड़ा सा फिगर को क्लियर करते हैं। ओके, तो यहाँ से इनलेट से यानी ये है एटमॉस्फेयर। ओके, तो एटमॉस्फेरिक एयर हमारी इनलेट से अंदर आएगी यहाँ पे। ठीक है, जब 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 समझो यहाँ पे जब 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 यहाँ पे जो पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल करेगा, जैसे जैसे अंदर की तरफ ट्रैवल करेगा पिस्टन, वैसे वैसे ये पूरा एरिया जो है वो एयर से फिल होगा। ठीक है, तो समझो कि यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक के दरमियान, सक्शन स्ट्रोक में यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो अंदर की तरफ ट्रैवल करेगी। ओके, तो क्या होगा, जैसे जैसे एयर अंदर की ट्रैवल ट्रैवल करेगी, जैसे पिस्टन बीडीसी पे आएगा, बॉटम डेड सेंटर पे यहाँ पे बीडीसी पे आएगा, वैसे वैसे पूरा एरिया जो है वो एयर से फिल हो जाएगा। ठीक है, देन समझो जो हमारा इनलेट वाल है जो वो है वो ये जो हमारा इनलेट वाल है वो हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देन अभी समझो कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू होगा। ठीक है, जैसे जैसे कंप्रेशन होगा, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे ट्रैवल करेगा। ठीक है, तब क्या होगा कि जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ेगा वैसे 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 यहाँ पे जो एयर है, जो हमारी जो एयर है जो यहाँ पे पिस्टन के जो ये हमारे सिलेंडर में जो एयर है वो क्या करेगी, उसका टेम्परेचर भी कंप्रेशन के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, देन समझो कि आउटलेट्स जो वाल है, जो फर्स्ट आउटलेट जो हमारा यहाँ पे जो पहला आउटलेट वाल जो है फर्स्ट ये, ओके, वो ओपन होगा और यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो बीच में यहाँ पे दोनों के बीच में अभी समझो कि वो एयर सेकंड स्टेज में जाने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे इंटरकूलर रखा हुआ है। इंटरकूलर का काम क्या है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के बीच में जो एयर का जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको क्या करना है, इंटरकूलर का काम क्या है, इंटरकूलर वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर देगा, वो ठंडा कर देगा, एयर को ठंडा कर देगा फिर से। ठीक है, तो बीच में इंटरकूलर लगा हुआ है। ठीक है, तो उसका काम क्या है, वो एयर को ठंडा कर देगा। ठीक है, और देन उसको दूसरे स्टेज में जाने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, the multi-stage compressor with the intercooler shown in figure, it is used to reduce the temperature of compressed air during the compression stage. Okay, the compressed air from the first stage enters
एट द इंटरकूलर वेयर इट इज कूल्ड। ओके, इंटरकूलर में जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है वो पास होगी तो वो कूल हो जाएगी। दिस एयर इज गिवन एज अ इनपुट टू द सेकंड स्टेज। ओके, तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से जो वो एयर है वो यहाँ पे इनपुट की तरह वर्क करेगी वो। ओके, यहाँ की तरह सक्शन एयर, यहाँ पे सक्शन यहाँ से होगा, ठीक है। तो अभी समझो सेकंड स्टेज में क्या होता है, ओके, वेयर इट इज कंप्रेशन अगेन। ओके, तो समझो कि वो पिस्टन यहाँ पे फिर से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे ट्रैवल करेगा। ओके, और यहाँ पे जो इंटरकूलर में से फर्स्ट स्टेज में से जो कंप्रेस एयर है वो यहाँ पे फिल होगी। देन आफ्टर ये वाल जो हमारा इनलेट वाल है वो क्लोज होगा, और समझो कि देन आफ्टर जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक ट्रैवल करेगा तब ये फिर से कंप्रेस होके आउटलेट में जाएगी। ओके, ये पूरी सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगी। ओके, this air is given as an input to the second stage where it is compressed again, okay. तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर कैन डेवलप द प्रेशर ऑफ अराउंड 50 बार। ओके, तो यहाँ पे दो स्टेज में वर्क हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा जनरेट हो सकता है। ओके, तो यानी समझो यहाँ पे कुछ प्रेशर जनरेट हुआ समझो कि अराउंड 10, 15, 20 बार, और देन वो अभी समझो कि उसको 20 बार के बाद ही एयर को कंप्रेस करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे कंप्रेस करना सेकंड स्टेज में ज्यादा कंप्रेशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक स्टेज में ऑलरेडी थोड़ा सा कंप्रेस्ड एयर थोड़ी सी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 50 बार तक हम लोग अराउंड यहाँ पे प्रेशर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल कंप्रेसर, जो नॉर्मल कंप्रेसर है वो हम लोगों ने डिस्कस किया अराउंड 30 बार। ओके, जो समझो कि डबल एक्टिंग में 30 बार तक, सिंगल एक्टिंग में 3 to 40 बार तक जा सकते हैं। यानी समझो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मल्टी स्टेज कंप्रेसर है वहाँ पे हम लोग 50 बार तक यहाँ पे प्रेशर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग थोड़े से एडवांटेजेस की बात करते हैं, ये सिस्टम की एडवांटेजेस की बात करते हैं। ओके, जो मल्टी स्टेज कंप्रेसर है उसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ एडवांटेजेस है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी समझो कि उसके कुछ एडवांटेजेस है। ये पिस्टन टाइप कंप्रेसर आर अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ द कैपेसिटी एंड प्रेशर। ओके, कि ये वाइड रेंज में अवेलेबल है पहले तो समझो, ठीक है। ओके, देन वेरी हाई एयर प्रेशर अराउंड 250 बार। ओके, समझो कि हाई एयर प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो सकता है अराउंड 250 बार तक। ओके, एंड एयर वॉल्यूम फ्लो रेट इज पॉसिबल विद द मल्टी स्टेजिंग। ओके, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है कि बेटर मैकेनिकल बैलेंसिंग पॉसिबल है बाय मल्टी स्टेजिंग कंप्रेसर। ओके, यहाँ पे मैकेनिकल बैलेंसिंग मल्टी स्टेज के कारण प्रॉपर समझो बैलेंस हो सकता है। ओके, बाय प्रॉपर सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट के कारण। ओके, तो यहाँ पे समझो सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट के कारण हम लोग बैलेंस प्रॉपर कर सकते हैं उसको। ओके, और देन हाई ओवरऑल एफिशिएंसी। ओके, यहाँ पे एफिशिएंसी जो ओवरऑल एफिशिएंसी वो है वो हाई है, ठीक है, एज टू अदर कंप्रेसर। ओके, अभी डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम लोग। ओके, इसके कितने डिसएडवांटेज है पिस्टन टाइप्स कंप्रेसर में। रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन कंप्रेसर जनरेट इनर्शिया फोर्स, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग हो रहा है तो इनर्शिया फोर्स जनरेट होगा। ओके, दैट शेक द मशीन। ओके, जो मशीन को बैलेंस समझो अनबैलेंस कर सकता है वो शेक, यानी जो मशीन को वो शेक करता है। ओके, देन देयरफॉर अ रिजिड फ्रेम फिक्सचर, तो यहाँ पे जो फ्रेमिंग उसका प्रॉपर करना पड़ता है और सॉलिड फाउंडेशन रिक्वायरमेंट होती है उसमें, ठीक है। तो ये उसका एक समझो कि माइनस पॉइंट है, ठीक है। देन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन मशीन्स डिलीवर्स अ पल्सेटिंग फ्लो ऑफ एयर। ओके, यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग जो है वो समझो कांस्टेंट फ्लो नहीं दे सकता, वो पल्सेटिंग फ्लो, यानी समझो कि फ्लो में समझो वेरिएशन रहता है। ओके, देन क्या होता है कि properly sized pulsation damping chambers और receiver tanks are required। ओके, तो ये समझो कि एक प्रॉपर साइज का जो रिसीवर टैंक की जरूरत पड़ती है। ओके, दे आर suited फॉर स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ एयर एट हाई प्रेशर। ओके, तो ये जनरली स्मॉल वॉल्यूम्स के लिए और हाई प्रेशर के लिए ये सुटेबल है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अभी समझो कि डायाफ्राम कंप्रेसर के बारे में। ओके, ये हमारा जो है कंप्रेसर जो है वो है डायाफ्राम कंप्रेसर के बारे में। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं डायाफ्राम कंप्रेसर। ओके, इन पिस्टन कंप्रेसर्स देयर इज अ likelihood of a small amount of lubricating oil
from the piston walls, contaminating the lubricating air. Okay, तो क्या होता है, in piston compressor there is a likelihood of small amount of lubrication oil from a piston walls contaminating the lubricating air. Okay, this very small contamination may prove very harmful in food, pharmaceutical and chemical industry. Okay, तो क्या होता है समझो कि जो हम लोगों ने जो अभी पिस्टन टाइप कंप्रेसर की जो डिस्कशन करी, ओके, तो उसमें कुछ समझो उसके माइनस पॉइंट है कि उसके कारण क्या होता है कि समझो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ओके, उसकी जरूरत पड़ती है कहाँ पे, जो वॉल पे और सब जगह पिस्टन पे सब जगह पे लुब्रिकेशन ऑयल होता है। ओके, तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ समझो कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो भी है वो भी समझो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और जो हमारी फूड इंडस्ट्रीज है उसके लिए वो हार्मफुल है। ओके, फॉर द एप्लीकेशन इन सच इंडस्ट्रीज डायफ्राम कंप्रेसर मे बी यूज एज अ पावर सोर्स। ओके, तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री में हम लोग यहाँ पे पावर सोर्स के लिए डायफ्राम कंप्रेसर का यूज करते हैं। ओके, तो एक समझो माइनस पॉइंट जो था उसका वो ओवरकम करने के लिए ये कंप्रेसर का इन्वेंशन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे समझो कि ये जो है वो गैस स्पेस है। ओके, ये वाला जो है ये है गैस वाल है। देन ये है जो सेंटर में जो लाइन है डायफ्राम है। ओके, ये है परफोरेटेड प्लेट। ओके, ये हमारा परफोरेटेड प्लेट है, ठीक है। देन यहाँ पे जो है ये पिस्टन है, ठीक है, ये हमारा पिस्टन है, ये वाला एरिया। देन ये सिलेंडर वॉल है। ओके, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्रैंक ड्राइव है, ठीक है। देन ये कवर प्लेट है। ओके, तो समझो डायफ्राम कंप्रेसर जो है, ओके, उसके उसमें ऑपरेशन कैसे होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो जो समझो कि द ऑपरेशन ऑफ डायफ्राम कंप्रेसर कैन बी explained using the figure. Okay, there were two stroke, namely suction stroke and delivery stroke same. Okay, suction stroke on the drive side. Okay, यहाँ पे जो ड्राइव साइड है वो वहाँ पे सक्शन स्ट्रोक होता है। ओके, तो ये समझो कि यहाँ पे अगर समझो कि पिस्टन ये साइड पे मूव करता है तो सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है। ये ड्राइव साइड है, यहाँ पे मैं एरो के थ्रू यहाँ पे दिखा रहा हूँ फिगर में। ओके, when the piston moves the left to right. ओके, पिस्टन अगर लेफ्ट टू राइट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट से राइट के साइड यहाँ पे पिस्टन यहाँ पे मूव अगर हो रहा है ये साइड पे, ओके, तो हमारा सक्शन स्ट्रोक हो रहा है। ओके, the movement of piston and hydraulic oil cause the diaphragm also moves towards the right till it touch the perforated plate. Okay, okay, this movement of diaphragm creates vacuum on the gas side. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि समझो ये मूवमेंट के कारण, समझो कि डायफ्राम के मूवमेंट के कारण यहाँ पे गैस साइड पे वैक्यूम जनरेट होता है। ओके, वैक्यूम जनरेट होता है ऑन द गैस साइड and the inlet valve open and suction of the air takes place on the gas side of the compressor. Okay, तो यहाँ पे सक्शन जनरेट होता है, ठीक है, गैस। समझो कि यहाँ पे समझो जैसे जैसे पिस्टन ये साइड पे मूवमेंट करता है तो डायफ्राम प्लेट है वो यहाँ पे सक्शन क्रिएट करती है। ओके, then delivery during the compression stroke the piston in the drive side press the hydraulic oil into the diaphragm. Okay, डायफ्राम के थ्रू यहाँ पे जो है ये डायफ्राम प्लेट है उसके थ्रू यहाँ पे सक्शन और कंप्रेशन हो रहा है। ओके, तो ये हमारे गैस वाल है, ये है हमारी ये जो गैस वाल है वो ओपन क्लोज अकॉर्डिंगली होते रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण सक्शन और कंप्रेशन के कारण यहाँ पे गैस कंप्रेस होता है, ठीक है। ओके, okay, the delivery during the compression stroke the piston in the drive side passes the hydraulic oil into the diaphragm, okay, through the perforated plate and the diaphragm pushes the air through the delivery valve on the gas side. Okay, अभी हम लोग कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डायफ्राम कंप्रेसर के बारे में बात करते हैं, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। ओके, तो ऑयल फ्री क्लीन एयर कैन बी ऑब्टेन, यहाँ पे ऑयल फ्री एयर हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं। यहाँ पे सिस्टम ऑलमोस्ट सेम पिस्टन सिलेंडर के सिस्टम की तरह होते ही, पर यहाँ पे सिर्फ डायफ्राम का यूज होता है जिसके कारण यहाँ पे कंप्रेशन और सक्शन होता है, ठीक है। ओके, तो ऑयल फ्री क्लीन एयर कैन बी ऑब्टेन, देन
समझो कि ये क्या है, hermetically सील्ड है, रिजल्टिंग द एक्सपेक्टेशनली लो लीकेज रेट। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो एक्सेप्शनली लो लीकेज है। ओके, देन हाई एफिशिएंसी ऑफ ऑर्डर ऑफ अराउंड 80 to 85% यहाँ पे एफिशिएंसी जनरेट होती है। हाई स्टेज प्रेशर रेशन, हाई स्टेज प्रेशर रेशन, ओके, अलाउइंग फॉर द वेरी हाई फाइनल प्रेशर्स। ओके, ये हाई फाइनल प्रेशर्स को अलाउ करता है। ओके, तो डिसएडवांटेज की बात करते हैं अभी। ओके, तो एक्सेसिव बैक प्रेशर कैन बी रप्चर द डायफ्राम। ओके, तो डायफ्राम प्लेट है तो वो समझो कि अगर ज्यादा बैक प्रेशर अगर हुआ तो वो रप्चर क्रिएट कर सकता है। ओके, यानी उसको ब्रेक भी कर सकता है। ओके, दूसरा यहाँ पे जो डिस्चार्ज है वो स्मूथ और पल्स फ्री है। ओके, देन लो सक्शन कैपेसिटी अराउंड, यहाँ पे जो सक्शन कैपेसिटी है वो लो है, अराउंड 1000 मीटर क्यूब पर आवर। यहाँ पे 1000 मीटर क्यूब से समझो कि ज्यादा हम लोग यहाँ पे सक्शन नहीं कर पाते। ओके, देन लेटरल फोर्स कॉज्ड बाय द क्रैंक ड्राइव रिड्यूस द लाइफ टाइम ऑफ द सीलिंग कंपोनेंट। ओके, तो ये जो समझो कि जो सीलिंग कंपोनेंट की लाइफ को ये रिड्यूस कर सकते हैं, कौन, लेटरल फोर्सेस के कारण। ओके, तो ये हो गया हमारा डायफ्राम कंप्रेसर के बारे में। ओके, अभी हम लोग डिस्कस कर, अभी अभी हम लोगों यहाँ पे हम लोगों ने पिस्टन टाइप जो कंप्रेसर है वो कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे हम लोग, वो है डायनामिक, समझो कि वो रोटरी टाइप्स के बारे में, सॉरी, रोटरी टाइप्स के जो हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें जो सेकंड टाइप है वो है रोटरी टाइप्स। ओके, फर्स्ट हम लोगों ने जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप है वो डिस्कस कर लिए। ओके, अभी सेकंड जो है वो हमारे है रोटरी टाइप्स। ओके, तो रोटरी टाइप्स में सबसे पहले जो आता है वो है स्क्रू कंप्रेसर। ओके, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, अभी बात करते हैं स्क्रू कंप्रेसर के बारे में। हम लोगों ने स्क्रू जो पंप है उसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वैसे ये है हमारा है ट्विन स्क्रू कंप्रेसर। ओके, यहाँ पे दो स्क्रू कंप्रेसर है इसलिए। ओके, तो ट्विन स्क्रू कंप्रेसर के बारे में। ओके, तो द स्क्रू कंप्रेसर इंट्रोड्यूस कॉमनली इन अराउंड 1960 में ये पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस हुआ था। हैज कम्स इंक्रीजिवली पॉपुलर फॉर द इंडस्ट्रियल प्लांट एयर एप्लीकेशन। ओके, तो ये इंडस्ट्री में समझो कि तब से पॉपुलर हुआ। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है इसमें, ये जो बाहर का जो एरिया है, ओके, ये जो वाला सॉरी, ये वाला जो एरिया है वो है कि बाहर का जो एरिया है वो है केसिंग है, ये हमारा इनलेट है यहाँ पे। ओके, ये समझो कि ये ड्राइव शाफ्ट है, नंबर वन। नंबर टू, ये ड्रिवन शाफ्ट है। ओके, एक ड्राइव शाफ्ट और एक ड्रिवन शाफ्ट होती है यहाँ पे। ओके, और ये जो है वो है मैशिंग ऑफ स्क्रू है यहाँ पे। ओके, और ये हमारा आउटलेट है। ठीक है, तो ये समझो कि कंस्ट्रक्शन है। द कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ स्क्रू कंप्रेसर आर शोन इन फिगर। द स्क्रू टाइप compressor consists of two मैटिंग हेलिकली ग्रूव्ड रोटर्स। ओके, तो यहाँ पे दो, जो नंबर वन और टू, ओके, दो हेलिकली ग्रूव्ड रोटर्स है यहाँ पे। ओके, वन मेल एंड अदर फीमेल। ओके, द मेल रोटर ड्राइव्स द फीमेल रोटर्स। ओके, तो ये है हमारा मेल रोटर। ओके, और ये है हमारा फीमेल रोटर। ओके, तो जो मेल रोटर है वो फीमेल रोटर को ड्राइव करता है। ओके, द मेल रोटर हैज लूब्स व्हाइल द फीमेल रोटर हैज फ्लूइड्स। ओके, ओके, तो समझो कि when the male rotor rotates around 36 समझो 3600 आरपीएम। ओके, जब हमारा मेल रोटर 3600 आरपीएम पे रोटेट करता है, फीमेल रोटर रोटेट्स अराउंड 2400 आरपीएम। ओके, तो फीमेल रोटर जो है वो हमारा अराउंड 2400 आरपीएम पे रोटेट करता है। ओके, द फ्लो इज मेनली इन एक्सियल डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे जो फ्लो है वो मेनली एक्सियल डायरेक्शन में है। ओके, ये हमारा इनलेट है। ओके, अराउंड समझो कि वो जो फ्लो है वो अराउंड, वो मेनली एक्सियल डायरेक्शन, जो एक्सिस की तरफ वो फ्लो करता है। ठीक है,
जो हमारा फ्लो है वो यहाँ पे एक्सिस की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। ओके, सक्शन टेक्स प्लेस एज द रोटर, समझो कि रोटर्स अनमेश्ड एंड डिलीवरी टेक प्लेस दे मैश। अगर समझो रोटर मैश में होता है तो वो सक्शन क्रिएट करता है, और अनमेश में रोटर अनमेश होता है, ओके, तो सक्शन होता है। देन डिलीवरी, जब ये रोटर मैशिंग कंडीशन में आता है तो वो डिलीवरी करता है, ठीक है। तो ये पूरी सिस्टम वर्क करती है उस हिसाब से। ओके, मैशिंग एंड अनमैशिंग टेक प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द सक्शन पोर्ट। ओके, सक्शन पोर्ट के लोकेशन पे मैशिंग और अनमैशिंग वो डिपेंड करती है, ठीक है। रोटर समझो सिंगल stage screw compressor are generally designed to operate the capacities pressure less than 10 बार। ओके, अगर समझो कि सिंगल रोटर है तो वो समझो कि इसके लिए अराउंड 10 बार से कम कैपेसिटी हो तो उसके लिए डिजाइन किया जाता है। और हायर प्रेशर कैन बी अटेन्ड बाय द मल्टी स्टेज कंप्रेशन एंड हाई कैपेसिटी बाय पैरेलल ऑपरेशन। ओके, तो ये समझो कि ट्विन स्क्रू कंप्रेसर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो इनलेट जो है वो हमारा एक्सियली होता है, ठीक है। जब रोटर हमारे मैश करते हैं, ठीक है, ये रोटर जो है वो हमारे मैश करते हैं, तब समझो कि मैश करते हैं तब हमारा कंप्रेशन होता है, जब अनमैश होता है तब हमारा सक्शन होता है, ठीक है। तो ये और देन आफ्टर समझो कि वो आउटलेट में, अगर समझो कि कंप्रेशन के बाद वो आउटलेट में डिलीवर करता है, ठीक है। तो यानी पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो ट्विन स्क्रू कंप्रेसर की सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस करी। ओके, अभी हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल डिजाइन एंड लो टू मीडियम इनिशियल कॉस्ट है यहाँ पे। ओके, देयर इज नो सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट, यहाँ पे सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट नहीं होती है। ओके, सो देयर इज नो कूलिंग नीडेड। ओके, तो यहाँ पे कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लो नॉइज लेवल, क्योंकि यहाँ पे गियर ऑपरेशन है पूरा का पूरा, तो नॉइज लेवल लो है। स्मॉल लॉस ऑफ एफिशिएंसी। ओके, तो यहाँ पे समझो स्क्रू के यहाँ पे जो हमारे गियर है इसके कारण क्या होता है कि एफिशिएंसी वो लॉस कम होता है। ओके, और समझो कि फ्यूअर मूविंग पार्ट्स रोटेटिंग एट हाई कांस्टेंट स्पीड पे, यहाँ पे जो मूविंग पार्ट्स है वो हाई कांस्टेंट एफिशिएंसी पे वर्क करते हैं। ओके, सप्लाई स्टेडी डिलीवरी कंप्रेसर एयर, यहाँ पे जो कंप्रेस्ड एयर है वो स्टेडी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ओके, then normally they rotates at a high speed, can handle fairly large amount of air. Okay, then समझो कि नेक्स्ट है easy to install and low maintenance cost. Okay, then यहाँ पे समझो कि compared to reciprocating compressor they are more balanced and give less vibration. Okay, यहाँ पे vibration कम होता है reciprocating के comparison में। Okay, और समझो कि यहाँ पे मोर बैलेंसिंग है एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अभी हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले शॉर्ट लाइफ, यहाँ पे लाइफ शॉर्ट है कंपेयर टू अदर डिजाइन्स। ओके, दे आर डिफिकल्ट टू ऑपरेट इन डर्टी एनवायरनमेंट। यहाँ पे डर्टी एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ये डिफिकल्ट टू ऑपरेट है, क्योंकि यहाँ पे समझो कि बहुत समझो मैशिंग और अनमैशिंग होता है गियर का, तो उसके कारण डर्टी एनवायरनमेंट में ये समझो कि डिफिकल्ट टू ऑपरेट है। ओके, सिंगल स्टेज डिजाइन हैव लोअर एफिशिएंसी, यहाँ पे सिंगल स्टेज में एफिशिएंसी बहुत कम है। हायर रोटेशनल स्पीड है यहाँ पे। ओके, और फॉर टू स्टेज ऑयल फ्री डिजाइन हैव हायर इनिशियल कॉस्ट। ओके, तो दो स्टेजों के लिए यहाँ पे ऑयल फ्री डिजाइन करना समझो कि इनिशियल कॉस्ट उसकी हाई हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे हम डिस्कशन हम लोगों ने किया पूरा का पूरा ट्विन स्क्रू कंप्रेसर के बारे में। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रोटरी वैन कंप्रेसर के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रोटरी वैन कंप्रेसर। ओके, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।